आज मैं दादाजी के चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है हम कितने खुश हैं। मिंती अपने जीवन के 60 दशक पार करके जीवन के ढलान पर पहुँच गई है, परंतु अपने आप को बहुत तरोताज़ा महसूस करती है। उसके मन में सदा इतनी स्फूर्ति बनी रहती है कि उसे हमेशा ऐसा लगता है कि मानो अभी तो मैं बहुत जवान हूँ और ऐसा होना भी चाहिए। अगर सभी लोग अपने आप में सदा खुश रहने की कोशिश करते तो उसे कभी अपने कष्टों का अनुभव नहीं होता। ऐसे में सदा लोग केवल खुश ही नहीं सुखी भी रहते हैं। मिंती का परिवार बहुत ही छोटा है। मिंती कभी कभी अपने बीते दिनों को याद करते हुए अपने आप को बहुत खुशकिस्मत वाली समझती हुई बहुत आनंदित होती है। मिंती ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी अपने ज़माने की 10वीं पास है। जिस वक्त समाज में तथा अपने परिवेश में स्त्रियों को ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, फिर भी उसने 10वीं पास कर लिया। आगे उसे पढ़ने की सुविधा भी मिली क्योंकि वह अपने माता पिता तथा अपने बड़े भाई भाभीयों की लाडली थी। उसे बहुत ही छोटी उम्र में ही किसी लड़के से प्यार हो गया जब वह मात्र 15-16 साल की होगी। दिवाकर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मात्र 5वीं-6वीं कक्षा तक ही पढ़ाई करते हुए गांव में छिटक कर शहर में आकर रहने लगा और कामकाज में लग गया। बाद में उसे सरकारी रेवेन्यू ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी मिल जाती है और पथ चलते चलते एक रोज़ मिंती से नज़रें टकराई तो दोनों में प्यार हो गया। मिंती और दिवाकर के प्यार समय के साथ साथ परवान चढ़ता गया और एक समय दोनों के घर वालों की रजामंदी के साथ दोनों की शादी हो गई। अब मिंती के दाम्पत्य जीवन की गाड़ी चलने लगी। समय के साथ साथ मिंती का परिवार बड़ा हो गया। उसका बेटा शुभकर और बेटी प्रियंका स्कूल जाते हुए तथा अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए अपने जीवन के ऐसे पड़ाव तक पहुंच गए कि बेटा शुभकर को एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर की नौकरी मिल गई तो बेटी प्रियंका को एक एमएनसी कंपनी में नौकरी मिल गई। मिंती को अपने बच्चों पर बहुत गर्व है। वैसे पति दिवाकर को भी अपने बच्चों पर बहुत गर्व है और अपनी पत्नी पर तो गर्व है ही, क्योंकि उस ज़माने के हिसाब से मिंती दिवाकर से ज़्यादा पढ़ी लिखी है और बीते समय के साथ उसे छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में नौकरी मिल गई और लंबे समय तक वहाँ पर नौकरी करती रही। तो स्वाभाविक है कि दिवाकर को एक तरफ जहाँ गर्व होता है वहीं उसे आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी सहूलियत हो जाती है। गुज़रते समय के साथ साथ बेटी प्रियंका की शादी कनाडा स्थित अनिरुद्ध के साथ होती है, जो वहाँ पर एक आईटी कंपनी में नौकरी करता है तथा कनाडा के परमानेंट रेजिडेंस है। ऐसे में मिंती तथा पति दिवाकर के सिर गर्व से और ऊंचा हो गया, जो बहुत ही स्वाभाविक है। दिवाकर अपनी पत्नी को लेकर कई मरतबा कनाडा के सफ़र कर चुके हैं, क्योंकि जब बेटी दामाद वहाँ पर स्थायी रूप से निवास करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मिंती को किसी न किसी बहाने बुला लेते हैं। विशेषकर बेटी प्रियंका के जब बच्चों हुए दोनों के समय पर मिंती को वहाँ पर जाना पड़ा। मिंती समय के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट तथा आधुनिक किस्म की महिला है। इस कारण पति दिवाकर के साथ प्रायः खींचतान चलता रहता था। जब उनके दाम्पत्य जीवन की गाड़ी चलने के दौरान आर्थिक संकट का दौर चलता था, क्योंकि आधुनिकता के कारण मिंती बहुत खर्चीली किस्म की महिला थी, जो कि एक चपरासी की तनख्वाह में पूरा करना स्वाभाविक रूप से बहुत मुश्किल होता था। परंतु मिंती की वही आधुनिकता के कारण उसे एक छोटे स्कूल में नौकरी भी मिल गई थी। तो समय के साथ साथ उसकी बेटी को भी कनाडा जैसे देश में परमानेंटली रह रहे अनिरुद्ध जैसा दामाद भी मिल गया।
अब बारी बेटे शुभकर की शादी की। मिनती चाहती है कि उसकी बहू वैसी ही हो जैसी कि उसकी बेटी, पढ़ी लिखी के साथ साथ आधुनिक विचार तथा चाल चलन से प्रभावित। और समय के साथ साथ प्रतिभा के साथ बेटे शुभकर की शादी हो जाती है। प्रतिभा पढ़ी लिखी है, स्मार्ट तथा आधुनिक किस्म की लड़की है जो मिनती को बहुत पसंद है। प्रतिभा पेशे से एक वकील तथा उसके पिता भी सिविल कोर्ट में एक सरकारी वकील है। मिनती और प्रतिभा दोनों ही बराबर की आधुनिकता सभ्यता को पसंद करती है, परंतु प्रतिभा उस घर की बहू तो मिनती उसकी सासू माँ। और हमारे समाज में सास बहू के रिश्ते के बीच में तल्खी तो चलती ही रहती है। और जब दोनों अपने आप को ऊंचे दर्जे की शिक्षित तथा अपने आप को एक दूसरे से ऊंचे दर्जे की समझती है, यद्यपि रिश्ते में मिनती बड़ी है, ऐसे में टकरार होना भी बहुत ही स्वाभाविक है। सास बहू के बीच में बात बात पर टकरार होती रही। मिनती अपनी बहू के ऊपर अपना नियंत्रण रखना चाहती है, जैसा कि अक्सर पहले के ज़माने में गांव में देखा जाता था, परंतु प्रतिभा अपने सासू माँ के नियंत्रण को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसे में घर में रिश्ते के बीच तल्खी बढ़ना तो स्वाभाविक है। और एक समय ऐसा आ गया कि रिश्ते में दरार आने लगी। बेटा शुभकर अब क्या करे? एक तरफ माँ मिनती तो दूसरी ओर पत्नी प्रतिभा। शुभकर जहाँ अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, वहीं अपनी प्रतिभा तो उसके कलेजे का टुकड़ा है, परंतु वह कर भी क्या सकता है। समय के साथ साथ प्रतिभा अपने बेटे मृणाल की माँ बन जाती है, परंतु सास बहू के बीच में तल्खी के कारण मिनती अपने पोते से भी मोह नहीं रखती। जिस प्रकार प्रतिभा अंदर ही अंदर खूब दुखी हो जाती है, उसके मन में सदा एक ही भावनाएं रहती है कि एक तो सासू माँ बात बात पर मुझे टोका टोकी करती है, साथ में बहुत परेशान करती रहती है, ऊपर से मेरे बेटे को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। कहते हैं कि लोगों को सबसे ज़्यादा तो सूद के प्रति मोह होता है, परंतु मेरी सासू माँ को तो ना असल ना सूद किसी के ऊपर मोह नहीं है। अतः मुझे यहाँ पर रहकर परेशान होने से क्या मिलेगा। प्रतिभा पेशे से वकील है, तो स्वाभाविक है कि वह भला अपने आप को किसी से कम क्यों सोचेगी। ऐसे में रिश्ते में दरार पड़ना तो स्वाभाविक है। प्रतिभा अपने बेटे मृणाल को लेकर अपने मायके चली गई और अपने सासू माँ तथा पति शुभकर के ऊपर प्रताड़ना का केस दर्ज कर देती है। ऐसे में प्रतिभा और उसके ससुराल पक्ष के बीच में बड़े लंबे समय तक कोर्ट में केस चलता रहा। पता नहीं कब इसका समाधान होगा और किसके पक्ष में जाएगा, यह तो समय ही बताएगा। दिवाकर बेचारा क्या करता, क्योंकि उसे मालूम है कि मिनती शुरू से ही ऐसी है। ऐसे में दिवाकर किसी से कुछ कहे बगैर चुपचाप अपने ही मन में सोचता रहता है, मिनती हमेशा ही अपने आप को ज़्यादा ही शिक्षित, बुद्धिमान तथा प्रतिभाशाली समझती है। उसके साथ मेरा प्यार हुआ था सो अलग बात है, परंतु जब से मेरी दाम्पत्य जीवन में आई तब से रोज़ घर में कुछ न कुछ झगड़ा फसाद लगा रहता था। मैंने कभी उसे आर्थिक तथा ब्राह्मिक रूप से खुश नहीं कर सका। उसे अपने सुख सुविधा में थोड़ी भी कमी रही तो घर में तहलका मचा देती थी। ऐसी अवस्था में मुझे लगता था कि उससे शादी करना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मिनती हमेशा ही उम्मीद करती है कि हमारे घर संसार की ब्राह्मिक अवस्था कोई भी अधिकारी लेवल के लोगों के परिवार की जैसी हो, परंतु मैं तो केवल एक चपरासी रहा, और एक चपरासी को भला तनख्वाह कितना मिलता है कि मैं सर्वदा मिनती के आशा अनुरूप खर्चा कर पाऊंगा। दिवाकर मन ही मन सोचता है, मिनती के व्यवहार अपने परिवार वालों के प्रति कभी अच्छा नहीं रहा।
ऐसे में कभी हमारे मूल परिवार वालों के साथ मेरा संपर्क ना रहा। यहाँ तक कि मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद जब माँ जी अकेली हो गई और यहाँ वहाँ भटकती रही, तो मैं अपनी माँ को अपने पास लेकर आया था। बड़े दिन तक हमारे साथ रही, परंतु वह समय कुछ ऐसा था कि मिनती मेरी माँ जी के साथ बहुत दुर्व्यवहार करती थी। अक्सर हमने देखा है कि हमारे समाज में बड़ी उम्र की सासू माँ अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार करती है, परंतु यहाँ पर खुद बहू होकर मिनती मेरी माँ से खूब दुर्व्यवहार करती थी। कभी कभी तो मेरी माँ को गाली गलौज तथा मारती भी थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ को खाना खिलाने के बजाय खुद उनके ऊपर हुक्म चलाती थी और पहले खाना खाकर सो जाती थी। मिनती मेरी माँ को इस तरह से परेशान करती थी, मानो जैसे कि कोई महारानी अपनी नौकरानी को परेशान करती है। मेरी माँ हमेशा ही कुछ कहे बगैर चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। मैं देखता रहता था, परंतु मिनती को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरे ऊपर ऐसे बिगड़ती थी कि मानो मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। दिवाकर सोचते सोचते कभी कभी बहुत भावुक हो जाता है। समय बराबर किसी को भी एक जैसा नहीं रहता। इस धरती पर कैसे कैसे अत्याचारी अहंकारी लोग जन्म लिए और काल के गर्भ में समा गए। आज भी मिनती अपने ज़िद और अहंकार को उसी रूप से रखना चाहती है, परंतु उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि और कुछ वर्ष के बाद उसे भी काल के गर्भ में चले जाना होगा। ऐसे में बहू के संसार में आग लगाने से भला क्या मिलेगा? आखिर वह बहू कौन है? अपने ही बेटे शुभकर की पत्नी है, और सभी पत्नी अपने पति से प्यारी होती है। ऐसे में उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उसे घर से निष्कासित कर देना कितना जायज़ है? अगर ऐसी हालत हमारी बेटी प्रियंका के साथ होती तो? दिवाकर मन ही मन सोचने लगा, अब शुभकर का एक बेटा भी है जो हमें घर के चिराग है। उसे भी मिनती के ज़िद के कारण बहू अपने साथ में लेकर मायके में चली गई, जिसके कारण हमें घर पर हमेशा खालीपन महसूस होता है, बिल्कुल उजड़े हुए घोंसले की तरह। परंतु मिनती को न तो अपने बेटे बहू न तो अपने पोते के प्रति को मोह है, जिस कारण हालात और बिगड़ने लगे। अब पता नहीं कल को क्या होगा, परंतु हमें तो अब समय का इंतज़ार करना ही होगा। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।